अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे स्ट्रिंग प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शंस को। और आज की वीडियो का एक प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि आपको स्ट्रिंग बनाना आनी चाहिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और अगर आपको वो नहीं आती है तो उस वीडियो की लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप देख लीजिएगा और वो आई बटन के ऊपर भी डिस्प्ले हो जाएगी। आप पहले वो वीडियो देख के और जहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बनाई है उसके बाद फिर आप इस वीडियो के ऊपर आओ। हमारे पास जो स्ट्रिंग प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन होती हैं वो होती हैं 5 तरह की। एक होती है हमारे पास मूव टाइप की इंस्ट्रक्शन, जो कि होती है मूव एस बी हो या मूव एस डब्ल्यू हो या फिर मूव एस डी हो। मूव एस बी मीन्स बाइट्स के लिए जब बात हो रही हो, मूव एस डब्ल्यू मीन्स जब वर्ड्स के लिए बात हो रही हो, और मूव एस डी मीन्स जब आप डी वर्ड्स के लिए बात कर रहे हो। ओके, तो ये करता क्या है, ये आपके पास एक मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो दूसरी मेमोरी के अंदर डाल देता है। लेट से आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक के अंदर डेटा है और एक एम्प्टी है। तो जिसका एड्रेस आपके पास ESI के अंदर होगा ना, जिस स्ट्रिंग का एड्रेस आपके पास ESI के अंदर होगा, तो वो क्या करेगा, जो ESI वाली स्ट्रिंग है जिसका एड्रेस ESI के पास है, वो वाली स्ट्रिंग लाके कॉपी करा देगा EDI के अंदर। जिसका एड्रेस हमारे पास EDI के अंदर होगा, उसके जो बाइट्स होंगे वो बारी बारी ट्रेवल्स होते रहेंगे बाइट बाय बाइट, और वो EDI के अंदर स्टोर होते रहेंगे। तो इस तरह आप क्या करते हो, एक मेमोरी की चीज़ दूसरी मेमोरी के अंदर आप कॉपी करा देते हो। तो मूव एस बी, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो मूव एस बी इस तरह से काम करता है कि एक स्ट्रिंग को फिर वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर देगा। और वो स्ट्रिंग जो आपने कॉपी करानी है, यानी कि जिसका कंटेंट आपको कॉपी कराना है, उसका एड्रेस ESI के अंदर होना चाहिए लाजमी, और जिसके अंदर कॉपी होनी है वो होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए EDI के अंदर। ओके, फिर आती है हमारे पास कंपेयर इंस्ट्रक्शन। अब ये कंपेयर भी सबके लिए, हमारे पास बाइट के लिए भी है, वर्ड के लिए भी और डी वर्ड के लिए भी है। और ये करती क्या है, ये हमारे पास जो बाइट्स होती हैं ना उनको मैच कराती है। अब लेट से आपके पास दो स्ट्रिंग है और दोनों के अंदर जो बाइट्स हैं वो सेम है। 20 उस पहले वाली के अंदर भी है और 20 दूसरी वाली के अंदर भी हैं। ठीक है, अगर दोनों की बाइट सेम है, वो क्या करता है, बाइट मैच करता है। जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये बाइट मैच करती है। अगर दोनों की बाइट मैच होती हैं, 20 इसमें भी है 20 दूसरी वाली के अंदर भी है, तो क्या कर देगा, वो जीरो फ्लैग को सेट कर देगा। और अगर जीरो फ्लैग मेरा सेट हो गया तो या तो आप जंप इक्वल करके या फिर जंप जीरो करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी लेवल के ऊपर जंप करा सकते हो, और आप वहाँ प्रिंट करा सकते हो कि ये इक्वल है, या अगर नहीं है तो जंप अबव भी कर सकते हो, जंप बिलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब काम किस पे करते हैं, फ्लैग्स के ऊपर काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब फ्लैग्स की वीडियो बना रहा था मैं, कि फ्लैग्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे से आगे की चीज़ें पढ़ सको, और फ्लैग्स के थ्रू ही आप कंडीशनल जंप लगाते हो मेनली। अब हमारे पास क्या है, ये स्कैन वाली इंस्ट्रक्शंस हैं सारी। ये क्या करती हैं, अब ये भी सबके लिए हैं, बाइट के लिए भी है, वर्ड के लिए भी और डी वर्ड के लिए भी है। अब ये क्या करता है, ये किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करता है, और वो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है आपको जो ढूंढना है वो होना चाहिए आपके पास AL के अंदर होना चाहिए। और आपके पास जो एड्रेस है मेमोरी का, वो लाजमन होना चाहिए आपके पास EDI के अंदर। ठीक है, ये EDI के अंदर ही होना चाहिए लाजमी। तो इन चीज़ों को लाजमी ख्याल रखना। इसकी अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके हम पूरा बाकायदा इसका सबका कोड देखेंगे। ओके, फिर आती है हमारे पास स्टोर इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है ना, उसका कंटेंट ले जाके किसी भी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, और वो करता उसी मेमोरी के अंदर स्टोर है जिसका एड्रेस आपने एज एन ऑफसेट EDI के अंदर दिया हुआ होगा। फिर इसी से मिलती जुलती चीज़ है लोड। लोड क्या करता है, ये सिमिलर सा काम करता है। ये करता क्या है, जिस भी मेमोरी का एड्रेस आपने ESI के अंदर दिया हुआ होगा तो उसकी चीज़ें लाके स्टोर कर देता है, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या करता है, अगर तो ये डायरेक्शन फ्लैग हमारा क्लियर हो, अगर ये डायरेक्शन फ्लैग हमारा क्लियर हो तो ये क्या करता है, हमारे पास लेट से अगर हम मूव इंस्ट्रक्शन के ज़रिए स्ट्रिंग कॉपी करवा रहे हैं ना, तो क्लियर डायरेक्शन से वो स्ट्रिंग कॉपी होती है फ्रॉम लो टू हाई। यानी कि अगर देखो, अगर ये यहाँ पे जो ये डायरेक्शन फ्लैग लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन फ्लैग जो लिखा हुआ है, इसको सपोज कर लो ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है, और मैं इसको कॉपी करा रहा हूँ मूव इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, और मैंने मूव इंस्ट्रक्शन से पहले लिख दिया CLD लिख दिया। इसका मतलब ये क्या करेगा, मेरे पास
कैसे ट्रेवर्स करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि वो कॉपी करना स्टार्ट करेगा मेरे पास डी से और फिर आखिर तक जाएगा। बट यहीं अगर मैं सेट कर दूं इसे तो क्या करेगा, ये मेरे पास जी से स्टार्ट होगा, जी से स्टार्ट होके आगे जाएगा डी तक। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग काम कर रहा होता है और हम लोग मेनली क्लियर डायरेक्शन फ्लैग के साथ ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही स्ट्रिंग्स को हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है रिपीट प्रीफिक्स। अब इससे होता क्या है, अब जैसे अगर मैं चलाता हूँ मूव का कमांड कोई भी स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, तो मुझे वो जो कमांड है ना मूव वाला, वो तब तक चलाना है जब तक मेरे सारे के सारे कॉन्टेंट्स मेमोरी के कॉपी नहीं हो जाते, यानी कि मुझे चलाना है उसे जब तक मेरे सारे बाइट्स कवर नहीं हो जाते। तो क्या करूँगा, मैं ECX के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस डालूंगा जो मुझे एक्चुअली कॉपी करवानी है दूसरी मेमोरी के अंदर, और फिर उसी की लेंथ डालूंगा मैं ECX के अंदर। उसके बाद जब मैं लेट्स से मूव एसबी की कमांड लिखूंगा ना, तो मूव एसबी की कमांड लिखने से पहले मैं लिख दूंगा ये रिपीट की कमांड। और इस रिपीट की कमांड से होता क्या है, जब तक आपका ECX ग्रेटर देन 0 है, सेम लूप वाला सीन, ये भी लूप चलाएगा कमांड के अंदर, यानी कि लूप के अंदर कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ECX ग्रेटर देन 0 है वो बार बार क्या करता रहेगा, मूव एसबी को कॉल करता रहेगा, और ESI के अंदर मेरे पास बाइट्स प्लस होती रहेंगी और हर एक बाइट बार बार मेरे पास कॉपी होती रहेगी टिल दी लास्ट बाइट। अभी हो सकता है कि इतना समझ ना आए, बट जब हम कोड करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास रिपीट 0 एंड रिपीट इक्वल। ये तब रिपीट करते हैं जब हमारे पास 0 फ्लैग सेट भी होता है और ECX की लेंथ ग्रेटर देन 0 भी होती है। इसी की तरह रिपीट नॉट 0 है और फिर रिपीट नॉट इक्वल है, रिपीट वाइल द 0 फ्लैग इज क्लियर एंड ECX इज ग्रेटर देन 0। अब जो ये रिपीट नॉट 0 है ना, इसका यूज़ आप देखोगे जब हम स्कैन करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्कैनिंग में है क्या, अगर आपको कैरेक्टर मिल भी गया तो आप तब भी स्कैन करोगे स्ट्रिंग को, नहीं आप चाहोगे आप रुक जाओ, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कैन की इंस्ट्रक्शन होती है ना, अगर आपको कैरेक्टर मिल गया तो क्या करती है, वो 0 फ्लैग को सेट कर देती है। ठीक है, और अगर 0 फ्लैग सेट हो गया है तो क्या कर देगा, वो इंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर देगा। फिर हम कर देंगे जंप 0 लगा के किसी लेवल के ऊपर जंप कर देंगे और वहाँ हम प्रिंट करा सकते हैं कि भाई हमें हमारा कैरेक्टर मिल गया। और अगर ऐसा नहीं होता फिर हम जंप नॉट 0 वाली जंप लगाएंगे और प्रिंट करा देंगे वहाँ पे भी कि हमें कैरेक्टर नहीं मिला। अच्छा, फिर हमारे पास ये एग्जाम्पल है हमारे पास स्ट्रिंग को कॉपी करने की मूव इंस्ट्रक्शन के साथ, और ये सेम कोड मेरे पास IDE के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग 1 में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग 2 में लिखा हुआ है दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रिंग। अच्छा जी, उसके बाद हो क्या रहा है, अब मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट जो है स्ट्रिंग 1 का वो कॉपी करना है स्ट्रिंग 2 के अंदर, मुझे वो कंटेंट कॉपी करना है। तो सबसे पहले मुझे डायरेक्शन फ्लैग सेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे जाना है फ्रॉम लो टू हाई जाना है मुझे, तो मुझे डायरेक्शन फ्लैग सेट करना पड़ेगा। और जो मेरी स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग है, यानी कि जिसका कंटेंट जाना है दूसरी स्ट्रिंग के अंदर, उसका ऑफसेट आएगा मेरे पास स्ट्रिंग 1 के अंदर, और जिस स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्टोर करना है उसका ऑफसेट आएगा मेरे पास EDI के अंदर। और फिर जो स्ट्रिंग मुझे कॉपी करवानी है दूसरी स्ट्रिंग के अंदर, उसकी लेंथ भी मुझे डालनी है ECX के अंदर, उसकी लेंथ भी डालनी है। फिर आएगी आपके पास रिपीट की इंस्ट्रक्शन, और रिपीट की इंस्ट्रक्शन के साथ ही आएगी आपके पास मूव एसबी की इंस्ट्रक्शन। और फिर जैसा मैंने कहा कि आपको ये मूव करनी है लूप की तरह रिकर्सिवली मूव करनी है, तो आपको रिपीट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइट बाय बाइट जाता है, तो यानी कि एक के बाद एक बाइट ये जंप करेगा और फिर उसे स्टोर कराता रहेगा। अब जहाँ तक का जो काम किया है ना हमने, इसके बाद हमारी स्ट्रिंग आसानी से कॉपी हो जानी चाहिए स्ट्रिंग 2 के अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए EDX के अंदर ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग 2 डाला और फिर उसे प्रिंट करा के चेक कर लिया। अब होना क्या चाहिए, मेरे पास स्ट्रिंग 1 क्या थी, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग 2 क्या थी, दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग 2 के अंदर भी मेरे पास क्या आना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग आना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग शो हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, आराम से किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करा सकते हैं, बट अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से एक एरे को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर लो, आप इसको एरे 1 कर दो, इसको एरे 2 को नाम दे देते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। कंट्रोल एच दबा के आप रिप्लेस ऑल वाला काम कर सकते हो। उसके बाद हम इसको कर देते हैं टाइप, इसकी चेंज करके डीवर्ट कर देते हैं और इसकी टाइप भी डीवर्ट कर देते हैं और फिर इनके कंटेंट्स को चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 इतना काफ़ी है। और यहाँ रख लेते हैं हम लोग 5 6 7 और 8 रख लेते हैं इधर। अब देखो बाकी जितना भी काम है ना यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास क्लियर ही रहेगा क्योंकि हमने स्टिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ESI के अंदर सोर्स, अब मैं चाहता क्या हूँ 5 6 7 8 आ जाए मेरे पास, 1 2 3 4 की जगह पे आ जाए। और EDI के अंदर मुझे वहाँ का ऑफसेट देना है जिस एरे के अंदर मुझे कॉपी करवाना है, और फिर जो एरे मुझे कॉपी करवानी है किसी और एरे के अंदर उसकी लेंथ आ जाएगी ECX के अंदर। अब चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं सोर्स के अंदर। जो मेरी सोर्स एरे है उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा लिया है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ मूव SB नहीं होगा, मेरे पास मेरा डेटा टाइप डीवर्ड है तो यहाँ मूव SD होगा। और प्रिंट कराने के लिए फिर मुझे यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर सेम काम करते हुए क्या करता हूँ मैं, ECX के अंदर कर लेता हूँ मूव लेंथ को, देन एक लेबल बना लेते हैं और उसके बाद लेबल को लूप के अंदर चला देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ESI के अंदर 0 मूव करा लेते हैं। अब मूव EAX, एरे कौन सी एरे के अंदर कॉपी होना चाहिए, इसे एरे 2 के अंदर कॉपी होना चाहिए। तो एरे 2 ESI मल्टीप्लाई बाय टाइप ऑफ एरे 2, देन कॉल राइट डैश, कॉल CRLF और फिर एक इंडेक्स का इंक्रीमेंट कर देना है हमें ESI के अंदर। अब इतना काम करने से मेरे पास एरे कॉपी भी हो जानी चाहिए और इसे प्रिंट भी हो जाना चाहिए। तो चला के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी एरे 1 कॉपी हो गई एरे 2 के अंदर इजीली। अब इसी तरीके से आप काम कर सकते हो वर्ड के साथ मूव SW लगा के। और यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दी हुई है एक एरे कॉपी करने की जो कि बाइट टाइप की है, तो इसको भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और जो वर्ड टाइप है वो भी खुद से कर लेना घर पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर इंस्ट्रक्शन। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि कंपेयर क्या करता है, हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स मैच करता है कि नंबर ऑफ बाइट्स इधर इक्वल है या अबव है या ग्रेटर है सोर्स और टारगेट के। अब CMP SB किस तरीके से काम करता है, हमारे पास वो +1 बाइट करके वो आगे जा रहा होता है, या तो स्ट्रिंग के अंदर या फिर एक बाइट एरे के अंदर। +1 बाइट करता है फिर अगले एलिमेंट पे जाता है, फिर +1 बाइट करता है फिर अगले एलिमेंट पे जाता है। इसी तरह वो सबको कंपेयर कराता रहता है कि कितने बाइट हैं इस सोर्स के अंदर और कितने बाइट हैं इस टारगेट के अंदर। सेम इसी तरह ये वर्ड भी करता है CMP SW, यानी कि जब हम वर्ड टाइप ऑफ एरे हम कंपेयर करा रहे होते हैं। अब ये क्या करता है, एक वर्ड के अंदर होते हैं 2 बाइट, तो वो +2 बाइट कर करके हर एक नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जंप करता रहता है और वो नंबर ऑफ बाइट्स उसमें गिनता रहता है। इसी तरह CMP SD है, वो भी यही करता है। यानी कि D वर्ड के अंदर मेरे पास 4 बाइट्स होते हैं, तो वो हर बार 4 प्लस करके आगे जाता रहता है और बाइट्स को काउंट करता रहता है सोर्स और टारगेट के। जिस तरह हमने पहले जब एरे सीखी थी तब भी मैंने कहा था कि अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करोगे D वर्ड टाइप के अंदर तो आपको +4 फिर +4 करना पड़ेगा नंबर के अंदर, तब जाके आप नेक्स्ट फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट पे जंप कर सकते हो। तो इसी तरह ये कंपेयर भी करता है और इसी तरह स्ट्रिंग प्रिमिटिव के सारे इंस्ट्रक्शन भी करती हैं। बाइट के अंदर वो +1 बाइट करती रहती हैं, वर्ड के अंदर +2 बाइट करती रहती हैं और फिर आगे जाती हैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, और D वर्ड के अंदर भी +4 करके वो आगे जा रही होती हैं।
अब हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन की एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ डी वर्ड के साथ, और आप खुद से घर पे होमवर्क कर लेना बाइट के साथ और वर्ड के साथ। और बाइट की इसके अंदर एग्जांपल भी दी हुई है, दिस ये वाली एग्जांपल जो है वो बाइट के साथ है, तो इस मैनुअल को देख लेना। और साथ के साथ जब आप बाइट की प्रैक्टिस कर लो तो आप वर्ड की प्रैक्टिस भी कर लेना, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम ही होंगी। तो मैं आपको एक दफ़ा डी वर्ड के साथ करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन को डी वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये एरेज जो हमने पहले बताई थी एग्जाम्पल के लिए, हम उन्हें सेम ही रख लेते हैं। फिर हम 3 स्ट्रिंग बना लेते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे पास जो सोर्स होगी मेरे पास, यानी कि एरे 1 को मैं सोर्स कंसिडर करूँगा, वो मेरे पास अबव है, ग्रेटर है या फिर इक्वल है मेरे टारगेट के यानी कि एरे 2 के। तो हम कोड लिख लेते हैं। फिर इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लियर डायरेक्शन फ्लैग करेंगे क्योंकि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे मूव ESI, हमारा सोर्स एरे जो कि है हमारे पास एरे 1, उसका ऑफसेट हम मूव कर देंगे ESI के अंदर। फिर हम करेंगे अपने टारगेट एरे की ऑफसेट EDI के अंदर मूव। सो मूव EDI ऑफसेट एरे 2, तो मेरे पास EDI के अंदर भी ऑफसेट मूव हो गई एरे 2 की, और ESI के अंदर मूव हो गई एरे 1 की, जो कि मेरी है सोर्स एरे, और एरे 2 मेरी है टारगेट एरे। फिर मैंने ECX के अंदर एरे 1 की लेंथ मूव करा ली, क्योंकि जाहिर है मुझे बाइट बाय बाइट ट्रेवर्स करना है, इसलिए लेंथ मूव कराना मेरे लिए ज़रूरी है। देन आपने कमांड लिखनी है CMPSD की, SD बिकॉज क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त 2 एरे जो कि हैं किस टाइप की, डी वर्ड टाइप की है, तो इस वजह से मैंने किया CMPSD। अब आपको ना CMPSD के पीछे कोई भी प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिपीट प्रीफिक्स के, रिपीट इक्वल या फिर सिर्फ रिपीट या फिर रिपीट नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि हम लोग करवा रहे हैं पूरी की पूरी बाइट्स को मैच, क्योंकि हमें तो पूरे के पूरे बाइट से मैच करवाना है ना, इसे कहीं स्टॉप नहीं करना, ना ही रिपीट करना है। रिपीट तो ये ऑफ कोर्स होगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस जो इंस्ट्रक्शन है ना, इसकी जो बैकएंड पे कोड लिखा हुआ है वहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी की सारी बाइट्स को मूव कराएगा। ये कहीं पे भी लूप ब्रेक नहीं कर रहा होगा। ब्रेक कब करेगा? तब जब मेरे पास ECX की लेंथ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी, तब जाके ये मेरे पास ख़त्म कराएगा लूप को। क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, मैं इस वक्त कंपेयर करा रहा हूँ बाइट्स, बाइट्स कंपेयर करा रहा हूँ। एक वे के अंदर आप ये भी समझ सकते हो मैं लेंथ इसकी कंपेयर करा रहा हूँ, बट बाइट्स फॉर्म के अंदर कंपेयर करा रहा हूँ। तो जाहिर है ना, वो पूरी के पूरी मेरे पास जो एरे है उस पूरी एरे को ट्रेवर्स करेगा, तभी तो उसे पता चलेगा मेरे पास कि इसके अंदर कितनी बाइट्स हैं। तो ये फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ही मैच करेगी, कुछ भी हो जाए ये स्टार्ट टिल एंड ही मैच करेगी। इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी रिपीट प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब ये मेरे पास दोनों एरेज को कंपेयर कर लेगा, उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो फिर मैं इसको एक लेबल के ऊपर डायरेक्ट कर सकता हूँ जिसका नाम होगा E। और अगर जो मेरे पास जो सोर्स है वो बड़ी है मेरे पास टारगेट से, तो मैं कर सकता हूँ जंप अबव एक लेवल जिसका नाम है A, उस पर डायरेक्ट कर सकता हूँ। और अगर ना ही इक्वल है और ना ही अबव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मूव EDX ऑफसेट, और इसके अंदर मैं एड्रेस दे दूंगा स्ट्रिंग का, बिलो वाली स्ट्रिंग का, BEL वाली स्ट्रिंग का, क्योंकि अगर ना ही वो इक्वल है और ना ही वो अबव है तो फिर वो लाजमी सी बात है वो बिलो ही होगी। और फिर मैं कर दूंगा कॉल राइट स्ट्रिंग, और राइट स्ट्रिंग करने के बाद मैं इसे जंप करवा दूंगा एक लेबल EX नाम का लेबल, जो कि सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोग्राम को एग्जिट कर रहा होगा मेरे पास, ठीक है, उस लेवल के ऊपर। बाकी हम बॉडी लिख लेते हैं E वाले लेवल की। तो E में क्या कर रहा हूँ मैं, मूव EDX ऑफसेट, इक्वल वाली स्ट्रिंग का मैंने ऑफसेट दे दिया। उसके बाद कर दूंगा कॉल राइट स्ट्रिंग। देन जब यहाँ पे ये प्रिंट कर ले मेरे पास एरे के बारे में, तो फिर उसके बाद भी ये डायरेक्ट हो जाए मेरे पास एग्जिट वाली लेबल के ऊपर। और अब E की बॉडी लिख ली, अब लिख लेते हैं अबव वाले की बॉडी। उसके अंदर भी मेरे पास सेम काम होगा, मेरे पास EDX के अंदर अबव वाली स्ट्रिंग का ऑफसेट आ जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा मेरे पास उसके बाद
ई एक्स वाले लेबल के ऊपर मैं जंप कर जाऊंगा। तो अभी इस केस के अंदर मेरे पास जो मेरी सोर्स स्ट्रिंग है वो बड़ी है टारगेट स्ट्रिंग से, तो मेरे पास ऑब्वियसली अब फाइल लेबल के ऊपर ये डायरेक्ट होना चाहिए। सी, अब फाइल लेबल के ऊपर ये डायरेक्ट हो गया, इसने प्रिंट भी कर दिया अब, और फिर प्रोग्राम मेरा एग्जिट हो गया। और फिर बाकी मेरे पास जो कंपेयर एस बी है और कंपेयर एस डब्ल्यू है, उनकी प्रैक्टिस आप खुद ही कर लेना। डी वर्ड मैंने आपको करा दिया है, और जो एस बी है ना, उसका कोड मेरे पास मैनुअल के अंदर मौजूद है, तो इसे भी देख लेना और कोड कर लेना। ओके, तो अब हमारे पास है स्कैन इंस्ट्रक्शन। स्कैन इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका भी हम लोग कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले आप एक स्ट्रिंग बना लो, और स्ट्रिंग रख लो आप कुछ इस तरीके से, ए बी सी हैश एंड जी एफ, और फिर आखिर के अंदर एक नल टर्मिनेटर लाजमी डालना। अब एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं str1, जो हमें बताएगा कि एलिमेंट फाउंड एट, और यहाँ पे इसके आगे हम लोग इंडेक्स प्रिंट कर देंगे, अब वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। और फिर एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड, और आगे एक नल टर्मिनेटर। देन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने डायरेक्शन फ्लैग क्लियर करना है। उसके बाद आपने मूव EDI, याद रखना लाजमी EDI के अंदर ही ऑफसेट होना चाहिए उस स्ट्रिंग का जिसके अंदर आप सर्चिंग कर रहे हो, str। देन आपने AL के अंदर प्लेस करना है वो कैरेक्टर जो आपने सर्च करना है। ठीक है, मैं आप यहाँ पे हैश सर्च करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक काम और कर लो, आप एक वेरिएबल के अंदर लेंथ स्टोर कर लो। तो लेंथ स्टोर करने का तरीका हमारे पास था कि $-str, और उसके बाद एक माइनस भी कर दो। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लेंथ मेरे पास 0 इंडेक्स होते हुए नॉट 1 से। लेंथ ऑफ ऑपरेटर जो है आपके पास, वो आपको लेंथ देता है इस फॉर्म के अंदर कि जैसे इंडेक्स स्टार्ट हुआ है आपके पास 1 से, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो लेंथ आए वो इस तरीके से आए कि इंडेक्स मेरा स्टार्ट हुआ है 0 से। यानी कि देख लो, अगर आप ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ इस वक्त 7 है, ठीक है, अगर मैं 1 से काउंट करूँ तो 7 है, बट अगर मैं 0 से काउंट करूँ तो ये 6 तक लेंथ है, तो मुझे यहाँ पे 6 तक की लेंथ चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे -1 किया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ECX के अंदर लेंथ डालनी है स्ट्रिंग की। देन आपने एक प्रीफिक्स यूज करना है, रिपीट प्रीफिक्स, रिपीट REPNE, रिपीट अंटिल नॉट इक्वल, या फिर जीरो फ्लैग नॉट सेट। इसका मतलब ये होता है, रिपीट नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि तब तक आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करो जब तक मेरे पास जीरो फ्लैग सेट ना हो जाए, आप तब तक रिपीट करो मेरी इंस्ट्रक्शन को। और इंस्ट्रक्शन क्या है मेरी, SCASB। ठीक है, जब भी कैरेक्टर मिल जाएगा तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, और जब जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा मैं चाहता हूँ यहाँ से लूप ब्रेक हो और मैं आगे मूव कर जाऊँ आगे वाले इंस्ट्रक्शन के ऊपर। देन अगर मुझे मेरा कैरेक्टर मिल जाता है तो जीरो फ्लैग सेट होगा, और अगर जीरो फ्लैग सेट होगा तो मैं एक जंप लगा सकता हूँ यहाँ पे, या तो जंप 0 या फिर जंप इक्वल एक लेवल के ऊपर जिसका नाम होगा F। और अगर नहीं मिलता है तो क्या करूँगा मैं, मूव EDX ऑफसेट str2, और str2 के अंदर क्या कह रहा था मैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ये हो जाएगा। उसके बाद कर दूंगा मैं कॉल राइट स्ट्रिंग, और फिर मुझे जंप करना है एग्जिट की तरफ, तो मैं लगा दूंगा जंप EX लेवल के अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसके अंदर एग्जिट की स्टेटमेंट पड़ी हुई है, बस डेट्स इट। तो अब हम बॉडी लिख लेते हैं हम F वाले लेवल की, जिसके अंदर हम बता रहे होंगे कि हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया है, और मैं उसका इंडेक्स ही बताऊंगा कि वो किस इंडेक्स के ऊपर फाउंड हुआ है। तो मेरे पास एक वेरिएबल था लेंथ का LEN, उसको मैं मूव कराऊंगा EAX के अंदर, और सब्ट्रैक्ट करा दूंगा EAX से ECX। इससे होगा क्या, मेरे पास वो इंडेक्स आ जाएगा जहाँ पे मेरा एलिमेंट पड़ा था। देन मूव EDX ऑफसेट
और मेरी स्ट्रिंग का नाम था str1, जिसके अंदर मैं बता रहा था कि मेरा एलिमेंट मिल चुका है। देन कॉल राइट स्ट्रिंग, देन कॉल राइट टेस्ट। आफ्टर दैट जंप कर जाओ एग्जिट की तरफ, ठीक है, और ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता। अब चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो भाई यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर देख लेते हैं। एरर कह रहा है कि लाइन नंबर 4 के अंदर कुछ मिस्टेक है। यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया। तो डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग है क्योंकि, तो वो बाइट में ही होगी, तो सबके साथ बाइट लिख लो। अब चला के देखते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे वापस एरर आ गया है, तो आई डोंट नो क्यों आया है। लाइन नंबर 4 में कह रहा है एरर को, और मैंने नल टर्मिनेटर तो ठीक कर लिया था। आई गेस ये जो एस टी आर है ना, ये कोई रिजर्व कीवर्ड होगा असेंबली का, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो एस टी आर को एस टी डबल आर कर लेते हैं, क्या पता है फिर इससे मसला हल हो जाए हमारा। एस टी डबल आर हो गया, और यहाँ पे भी एस टी डबल आर, तो क्या पता अब एरर चला जाए। चला के देख लेते हैं। हाँ, अब प्रोग्राम तो चल गया है हमारा, बट हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है ना, एलिमेंट फॉन्ट वाला, वो गलत आ रहा है। तो इसको सही कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करने का मेथड इस्तेमाल किया है, वो स्ट्रिंग में काम नहीं करता सही से। तो ऐसा कर लेते हैं, इसे डीवर्ट कर लेते हैं और इसे इनिशियलाइज नहीं करते, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के। फिर इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम लोग मूव लेंथ ECX के अंदर मूव करा दो आप लेंथ। देन आप क्या कर दो, सबट्रैक्ट लेंथ 1, जैसा हमने पहले भी किया था कि हमने उस लेंथ से -1 कराया था, क्योंकि मुझे जो लेंथ चाहिए वो 1 से लेकर एंड तक की नहीं चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए 0 से लेकर एंड तक की। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इस वक्त इसकी लेंथ जो है वो 7 है अगर 1 से काउंट करूं, बट अगर 0 से काउंट करूं, क्योंकि इंडेक्स एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं, अगर 0 से काउंट करूं तो इसकी लेंथ 6 होगी। इस वजह से मुझे इसकी लेंथ चाहिए 0 से लेके एंड तक की। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लेंथ -1 किया, जैसे कि हम लोग करते भी हैं अक्सर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जब हमें लास्ट एलिमेंट चाहिए होता है एरे का, तो हम लेंथ -1 एलिमेंट ले रहे होते हैं। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे भी सेपरेट किया लेंथ से 1। अब उसके बाद जब मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाएगा, उसके बाद लेबल एग्जीक्यूट होगा, एफ वाला लेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, EAX के अंदर लेंथ मूव हो रही है, और क्योंकि मैंने प्रीफिक्स यूज़ किया था रिपीट नॉट इक्वल, यानी कि तब तक चलाओ लूप को जब तक नॉट इक्वल हो, यानी कि 0 फ्लैग सेट ना हो, मीन्स जब तक मुझे एलिमेंट ना मिले। जब एलिमेंट मिल जाता है तो 0 फ्लैग सेट हो जाता है। तो सिर्फ तब तक चलेगा जब तक मेरा 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ। जैसे ही 0 फ्लैग सेट हुआ, उसी टाइम वो लूप से एक्सिट कर जाएगा और मेरे पास ECX डिक्रीमेंट होना भी बंद हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, EAX से ECX को माइनस कर दिया, ताकि मैं उस इंडेक्स तक पहुँच जाऊँ जहाँ पे मेरा हैश पड़ा हुआ है। तो अब इसको चला के देख लेते हैं। सी, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारी लॉजिक के हिसाब से इसने सही प्रिंट किया है। सो A इज़ इंडेक्स 0, B इज़ इंडेक्स 1, C इज़ इंडेक्स 2, E इज़ इंडेक्स 3 एंड हैश इज़ इंडेक्स 4। सो डैट मीन्स हमने यहाँ पे बिल्कुल ठीक लॉजिक इम्प्लीमेंट करी है। सो अब है हमारे पास स्टोर वाली इंस्ट्रक्शन, स्टोर SB, स्टोर SW एंड स्टोर SD। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो भी चीज़ रखी होगी और आपने किसी भी मेमोरी का एड्रेस जो कि EDI में दिया हुआ होगा, उस मेमोरी में जाके एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कंटेंट जाके उसमें स्टोर कर देगा। तो स्टोर ये वाला काम करता है आपके पास, ठीक है, चाहे वो स्टोर SB हो, चाहे वो स्टोर SW हो, चाहे वो स्टोर SD हो। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से होगी। सो लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसकी टाइप लाजमी बाइट होगी, और मैं चाहूँगा कि ये हो जाए एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो, 20 कैरेक्टर की एम्प्टी स्ट्रिंग हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग बाइट 20 डुप्लीकेट क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे 20 टाइम्स स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसके बाद आपने करना है क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, ये तो स्ट्रिंग के हर क्वेश्चन के अंदर होता ही है। देन उसके बाद आपको करना है EDI के अंदर ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग। देन ECX के अंदर आपको मूव कराना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद आप, क्योंकि ये स्ट्रिंग है यानी कि 8 बिट की स्टोरेज है ये, तो इसके अंदर आप डालोगे AL के अंदर वो चीज़ जो भी आपने इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कैरेक्टर A स्टोर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रिपीट में लिख दूंगा STOSB। इससे होगा क्या, एक लूप चलेगा STOSB का, जिसके अंदर मेरा EDI जो होता है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। अगर आपने इसको ऑफसेट दे दिया ना स्ट्रिंग के अंदर और फिर आपने STOSB कॉल कर दी, तो फिर उस STOSB के पीछे जो बैकएंड पे कोड लिखा हुआ है ना उसके अंदर EDI ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। और फिर आपके पास जो रिपीट इंस्ट्रक्शन है लूप वाली, ये रिपीट इंस्ट्रक्शन जो है ये फिर हर इंडेक्स पे जाके आपके पास A को लोड कर देगी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सही तरह से लोड हुई या नहीं हुई। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। सी, यहाँ पे 20 दफ़ा A प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास STOSB काम कर रहा होता है और सेम तरीके से आपके पास वर्ड के साथ भी काम करेगा और फिर D वर्ड के साथ भी काम करेगा। अब आप ये सेम कोड अपने पास चेक करो, किसके लिए, वर्ड के लिए। यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है बाइट से इसको वर्ड करो और ये जो AL है इसे AX करो और इसको A की जगह कोई और नंबर दे दो। देन इसको STOSB की जगह STOSW करके चेक करो और फिर एक लूप लगा के वैल्यू प्रिंट करा के चेक कराओ। और अगर आपसे ये नहीं होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको कमेंट के अंदर ही रिप्लाई में वो पूरा कोड दे दूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्या कोई अगर आपसे गलती हुई है तो आप वो मेरा कोड देख लेना। ओके, तो अब हमारे पास लास्ट स्ट्रिंग प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन है लोड वाली, लोड SB, लोड SW एंड लोड SD। अब ये क्या करता है, ये आपके पास जिस भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ESI के अंदर होगा वो उसको लाके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा, यानी कि वहाँ पे लोड कर देगा। अब इसमें और स्टोर में इसी चीज़ का फ़र्क है। स्टोर क्या करती है, वो देखती है कि जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस EDI में दिया हुआ है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू उठा के उस मेमोरी लोकेशन पे भेज देती है। और लोड क्या करती है, वो ESI के अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो उठाती है और ला के एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देती है। तो ये डिफरेंस है लोड का और स्टोर इंस्ट्रक्शन का। अब लोड के बारे में मैंने एक कोड पहले से ही लिख के रख लिया है विजुअल स्टूडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है इस वजह से मैंने पहले ही कोड लिख लिया है। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई है D वर्ड टाइप की और एक मल्टीप्लायर बनाया है। मल्टीप्लायर इसलिए बनाया है क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से एक एलिमेंट एक्सेस करूँगा। लेट से मैंने 1 एक्सेस किया, 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, यानी कि उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई बाय 10 कराने के बाद मैं वापस इसका जो आंसर आएगा वो इसी लोकेशन में भेज दूँगा, यानी कि 10 1 10 करूँगा और फिर जहाँ 1 है उसी लोकेशन के ऊपर फिर मैं 10 रख दूँगा। इसी तरह ये 2 है, ये 10 2 20 होगा और फिर जहाँ 2 रखा हुआ है यहाँ पे इसकी जगह पे 20 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अब सबसे पहले क्या किया, डायरेक्शन फ्लैग क्लियर किया और फिर ESI के अंदर मैंने डाल दिया ऑफसेट ऑफ एरे और मैं इस ESI के एड्रेस को यूज़ करूँगा किसके लिए, लोड के लिए। फिर मैंने इस EDI के अंदर भी ऑफसेट ऑफ एरे डाल दिया, यानी कि ESI को मूव करा दिया। आप सेम काम ये भी कर सकते हो कि EDI के अंदर भी आप सेम चीज़ डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, आपने यहाँ भी ऑफसेट ऑफ एरे डाल दिया। अब और ये EDI यूज़ इसलिए होगा जब मैं स्टोर करूँगा वापस एलिमेंट को। फिर मैंने एरे की लेंथ मूव कराई ECX के अंदर, फिर मैंने लूप चलाया और फिर सबसे पहले लूप में क्या हो रहा है, लोड SD हो रहा है। SD इसलिए क्योंकि मेरे पास जो डेटा टाइप है वो D वर्ड है। अब ये क्या करेगा, लोड SD सबसे पहले लाके मेरे पास 1 को स्टोर कर देगा EAX के अंदर। देन ये जो मल्टीप्लायर लिखा हुआ है ना, ये मल जो इंस्ट्रक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट
EAX के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको मल्टीप्लाई करा देती है जो इसके आगे नंबर लिखा हुआ होता है, या फिर इसका आगे कोई रजिस्टर होता है, या फिर कोई वेरिएबल होता है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट EAX मल्टीप्लाई होगा किससे? मल्टीप्लायर की वैल्यू से, जो कि है इस वक्त 10। ठीक है, ये बात याद रखना। और फिर रिजल्ट भी स्टोर होता है मेरे पास EAX के अंदर ही होता है। ठीक है, रिजल्ट भी EAX के अंदर ही स्टोर होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास जो भी मेरी वैल्यू मल्टीप्लाई कराने के बाद EAX की अब हो गई है, वो वापस जाके स्टोर हो रही है एरे के अंदर। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि हम लोग बार बार लूप के अंदर ये इंस्ट्रक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हमने ना तो कोई ESI को आगे बढ़ाया, ना ही ADI को आगे बढ़ाया ताकि वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जंप कर सके। तो ये जो लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करती हैं ESI को और ADI को। एक दफ़ा जब लोड SD एग्जीक्यूट हो गया तो ये अपना काम करने के बाद ऑटोमेटिकली ESI को इंक्रीमेंट करके ही जाएगा। सेम इसी तरह इसके साथ भी होगा, STO SD के साथ। इसने एक दफ़ा अपना काम कर लिया तो फिर ये ADI को इंक्रीमेंट करके जाएगा। इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है ESI को और ADI को इंक्रीमेंट करने की, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। और फिर उसके बाद ये लूप चलता रहा मेरे पास जब तक लेंथ मेरे पास 0 नहीं हो जाती एरे की। अब इसको एक दफ़ा प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हर जगह पे मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे 20 आना चाहिए, यहाँ पे 30 आना चाहिए, यहाँ 40 आना चाहिए, एंड सो ऑन। सी सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आप लोड की इंस्ट्रक्शन और स्टोर की इंस्ट्रक्शन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो डी वर्ड के अंदर हो, चाहे वो वर्ड के अंदर हो, चाहे वो बाइट के अंदर हो। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये वाला कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास लाजमी लिख लेना। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बिल्ट इन प्रोसीजर्स हैं असेंबली के, एक के बाद एक इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर का प्रोसीजर। वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग की लेंथ को आपस में कंपेयर करता है और उनकी लेंथ के हिसाब से जो भी वो रिजल्ट बनाता है उसके हिसाब से फ्लैग को सेट करता है। लेट से एक सोर्स स्ट्रिंग है और एक टारगेट स्ट्रिंग है। सोर्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 है और टारगेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2 है। अगर तो मेरा सोर्स स्ट्रिंग छोटा है टारगेट स्ट्रिंग से, तो वो कैरी फ्लैग को सेट कर देगा और आप जंप बिलो करके फिर वहाँ से किसी और लेवल के ऊपर जंप कर सकते हो और वहाँ प्रिंट करा सकते हो कि ये स्ट्रिंग जो है मेरी सोर्स स्ट्रिंग वो छोटी है मेरी टारगेट स्ट्रिंग से। और अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो मेरे पास 0 फ्लैग सेट होगा और जंप इक्वल करके आप कहीं भी जंप कर सकते हो किसी और लेवल के ऊपर। और अगर सोर्स स्ट्रिंग बड़ी होगी टारगेट स्ट्रिंग से तो फिर ये दोनों फ्लैग क्लियर रहेंगे और आप जंप अबव करके किसी और लेवल के ऊपर डायरेक्ट हो सकते हो। और इसका सिंटैक्स यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आपने ये फंक्शन कॉल करना है स्ट्रिंग कंपेयर वाला, तो आपने लिखनी है सबसे पहले इन्वोक इंस्ट्रक्शन। अब इन्वोक इंस्ट्रक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम फंक्शन कॉलिंग कॉल से भी कर सकते हैं, बट कॉल से आप वो फंक्शन कॉलिंग करते हो जिसके अंदर आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, अगर आप पैरामीटर पास करना है, जैसे आप कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, पैरामीटर पास करते हो और उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो, तो सेम कुछ इसी तरह यहाँ पे भी होता है। बट अगर आपने ऐसा करना है कि आपने फंक्शन कॉल करते हुए उसे पैरामीटर भी देने हैं, तो आपने फिर वहाँ पे कॉल नहीं यूज़ करना, आपने वहाँ पे इन्वोक यूज़ करना है, फंक्शन का नाम लिखना है और फिर कॉमा डाल के आपने अपने सारे पैरामीटर्स दे देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा, फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 1 आया, फिर एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 2 आया। ये फंक्शन दोनों स्ट्रिंग के एड्रेस लेता है। ठीक है, अगर आप वैसे कोई फंक्शन बनाते हो जो कि पैरामीटर ले रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे हमेशा एड्रेस ही पास करो, आप वैल्यू ही पास कर सकते हो। बट क्योंकि ये बिल्ट इन प्रोसीजर है तो इनका सिंटैक्स ही इस तरह से है कि आपको यहाँ पे एड्रेस ही देना है। बट अगर आप अपना खुद का प्रोसीजर बनाओगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कंपेयर इंस्ट्रक्शन का एक कोड लिख के रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग बनी हुई है जिसको मैं एज ए सोर्स स्ट्रिंग यूज़ करूँगा ABCD एंड ट्रिपल ई, एंड देन एक स्ट्रिंग ट्रू जो कि इससे छोटी है, जो ABCD और डबल ई। और उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर हम रिजल्ट बता रहे होंगे कि हमारी जो सोर्स स्ट्रिंग है यानी कि स्ट्रिंग 1 है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल है या फिर स्मॉलर है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन कॉल किया सेम तरीके से, इन्वोक str कंपेयर एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 1 देन एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 2। और ये जो ADDR है ना, ये एक ऑपरेटर ही है। अगर आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करना है ना किसी फंक्शन के अंदर, तो आप ADDR करके ही पास करते हो
और फिर आगे उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो। तो ये ऑपरेटर है, कोई वेरिएबल नहीं है। देन मैंने हाँ बताया था कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद फ्लैग्स पे क्या असर पड़ता है इसका, और फिर आप किन कंडीशनल जंप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी लेवल के ऊपर डायरेक्ट हो सकते हो। तो अगर जंप अबव, यानी कि मेरा जो सोर्स स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1, वो अगर अबव है स्ट्रिंग 2 से, यानी कि ग्रेटर है लेंथ के अंदर, तो आप एक लेवल के ऊपर जंप कर जाओ जो कि क्या है, st1 ग्रेटर है, जिसके अंदर हम लोग prom1 प्रिंट कर रहे होंगे। और अगर वो इक्वल है तो फिर आप एक इक्वल नाम के लेवल के ऊपर जंप कर जाओ जिसके अंदर इक्वल वाला प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, एंड सेम फॉर स्मॉलर, जिसके अंदर हम लोग जंप बिलो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो चला कर देख लेते हैं इसे। सी स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर, क्योंकि स्ट्रिंग 1 क्या थी मेरे पास, वो ए बी सी डी ट्रिपल ई थी, और स्ट्रिंग 2 ए बी सी डी डबल ई थी। अब इनको इक्वल कर लेते हैं। देखो अब ऐसे प्रिंट कर दिया कि ये आपस में इक्वल है। अब बिलो का केस भी चेक कर लेते हैं कि बिलो का केस भी सही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने यहाँ से एक ही निकाल दिया। अब स्ट्रिंग 1 स्मॉलर प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कंपेयर का यूज़ कर सकते हो। अब अगला जो मेथड है हमारे पास वो स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए है। हमने लेंथ ऑफ ऑपरेटर पढ़ लिया है कि आप लेंथ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके किस तरह से स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो, और इसी तरह यहाँ पे एक प्रोसीजर भी है जिससे आप स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो। तो इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे जो सेम स्ट्रिंग है, जो मेरी स्ट्रिंग 1 थी, मैं इसी को यूज़ करूँगा जिसकी लेंथ इस वक्त 5 है, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर की जगह मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग लेंथ और फिर एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 1। और जो ये लेंथ कैलकुलेट करती है इंस्ट्रक्शन, वो ये सेव कराती है EAX के अंदर। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉल राइट डैश कर दूँ तो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ देखने को मिल जाएगी। सी यहाँ मुझे 5 मिल गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी। ये क्या करती है, आपके पास एक सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर देती है। ठीक है, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इससे मूव SB से कर चुके हैं ये काम, और अभी हम इसका डायरेक्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग बना लेते हैं। एक के अंदर रख लेते हैं अब्बास और एक के अंदर रख लेते हैं गौरी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास गौरी, उसके अंदर ही मैं चाहता हूँ कि अब्बास आ जाए। तो फिर मैं इंस्ट्रक्शन का नाम चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ str कॉपी, देन दोनों का एड्रेस पास कर देता हूँ। अब क्या होना चाहिए मेरे पास, ये जो अब्बास है स्ट्रिंग 1 के अंदर, ये कॉपी होके यहाँ पे स्ट्रिंग 2 के अंदर भी आना चाहिए। तो फिर स्ट्रिंग 2 को डायरेक्ट प्रिंट करा के देख लेते हैं। मूव EDX ऑफसेट स्ट्रिंग 2, देन कॉल राइट स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे फिर स्ट्रिंग 2 पे मैंने यहाँ पे गौरी रखा था, बट मेरे पास ये फंक्शन कॉल करने के बाद स्ट्रिंग 2 के अंदर भी मेरे पास अब्बास लिखा आ चुका है। ओके, तो अब मेरे पास जो चौथा प्रोसीजर है मेरे पास वो है स्ट्रिंग ट्रिम। क्या करता है वो, स्ट्रिंग की राइट साइड से अगर राइट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स हों तो मैं वो राइट साइड से वो करेक्टर रिमूव करवा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे हेलो लिखा है मैंने यहाँ पे, जिसके अंदर बहुत सारे ओ हैं। तो जब मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँगा ना, इन्वोक str ट्रिम, फिर एड्रेस देना स्ट्रिंग 1 का, और फिर आपने क्या चीज़ ट्रिम करवानी है यानी कि रिमूव करवानी है उस स्ट्रिंग से, वो है ओ। अब ये काम सिर्फ करता है राइट साइड के लिए। अब जो भी मैं कैरेक्टर यहाँ पे रिमूव करवाने की बात कर रहा हूँ यानी कि ट्रिम कराने की बात कर रहा हूँ, वो स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड पे ही होना चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट प्रोसेस ही कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे होगा तभी वो कट होगा। अदरवाइज अगर वो लेफ्ट पे होता, यही ओ अगर मैं लिखता लेफ्ट पे, तो वो ट्रिम नहीं होते, या मैं यही ओ अगर लिख देता बीच के अंदर तो तब भी ये रिमूव नहीं होते। अब जब मैं चला कर दिखा देता हूँ आपको, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ यहाँ के सारे ओ रिमूव कर देगा, पीछे के ओ रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि ये काम में खाली करता है राइट साइड के लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सिंटेक्स क्या है इसका, इन्वोक str ट्रिम लिखना है, फिर स्ट्रिंग का एड्रेस देना है, और फिर जो आपने रिमूव करवाना है यानी कि ट्रिम करना है आपने वो कोड के अंदर लिख देना है। अब देखो इसने सिर्फ राइट साइड के रिमूव करवा दिए और लेफ्ट साइड के नहीं किए।
तो ये काम ये सिर्फ राइट साइड के लिए करता है, लेफ्ट साइड के लिए नहीं करता, और ना ही अगर सेंटर के अंदर हो तब भी नहीं करता। ओके, तो लास्ट प्रोसीजर आज की वीडियो का हमारे पास जो बचा है वो क्या है, स्ट्रिंग अपर केस, जो कि एक स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस कर देती है। तो देखो ये भी बिल्कुल सेम है, इसका सिंटेक्स भी एकदम सेम है। आपने लिखना क्या है, इन्वोक stru केस, देन आपने उसका एड्रेस दे देना है और फिर वो स्ट्रिंग आपने प्रिंट करवा देनी है। तो करके देख लेते हैं इसको भी एक बार। मेरे पास स्ट्रिंग है, हेलो नाम की स्ट्रिंग है मेरे पास। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा stru केस और उसका एड्रेस दे दूंगा स्ट्रिंग का, देन फिर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा। सी, इसने फिर स्ट्रिंग को यहाँ पे अपर केस कर दिया। इस कोर्स से रिलेटेड तमाम ही मटेरियल मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर मौजूद है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।